हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हमने एनिमल किंगडम कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमें 3 टॉपिक फिनिश करने होते हैं: एनिमल टिश्यू, फ्रॉग एंड कॉकरोच। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू को, और एनिमल टिश्यू को करने के बाद हम कॉकरोच करेंगे, फिर उसके बाद फ्रॉग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज टिश्यूज के कई सारे टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, सबके बारे में देखेंगे। फिर इससे रिलेटेड हम PYQ लगाएंगे। ठीक है, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस आसानी से मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एनिमल टिश्यू। तो टिश्यू, जैसा कि मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में बताया था कि कई सारी सेल्स ग्रुप बना लेती हैं, जिससे कि क्या बन जाते हैं? टिश्यू। अब टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं, और कई सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ये सब चीजें मैं सेल चैप्टर में बता चुकी हूं, है ना। जैसे कई सारी सेल्स हैं, वो आपस में मिलकर ग्रुप बना लिया इन्होंने, तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं? टिश्यू। और कई सारे टिश्यू, अगर ग्रुप ऑफ टिश्यू की बात करें तो ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बना लेंगे? ऑर्गन बना लेंगे, जैसे कि हमारा लिवर, स्टमक, ये सारे जो हैं ऑर्गन्स, वो कई सारे टिश्यूज से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब हम ऑर्गन की बात करें तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या कहेंगे? कई सारे ऑर्गन मिलके आपस में क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कई सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी। हमारी बॉडी जो है उसमें कई सारे ऑर्गन सिस्टम है ना, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कई सारे सिस्टम है जो कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम एनिमल टिश्यू बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही इजी लगेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब एनिमल टिश्यू। देखिए, ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स performing similar functions या different functions and having similar origin। मतलब जो एक ही टाइप की सेल्स का ग्रुप होता है वही टिश्यूज कहलाता है, और वो फंक्शंस सिमिलर परफॉर्म भी कर सकता है और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उनकी ऑरिजिन कैसी होनी चाहिए? ऑरिजिन सेम होनी चाहिए। सारे ही सेल्स की ऑरिजिन सेम होने चाहिए जो कि टिश्यू बना रहे हैं। जैसे कि कई सारी सेल्स, जो ये सेल्स टिश्यू बना रही हैं, तो इनकी ऑरिजिन सेम होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। देखिए, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट टिश्यू की बात करें सॉरी, तो प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। क्या है? मैरिस्टोमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। वहां पे जब मैं प्लांट टिश्यू कराऊंगी तो वहां 2 टाइप के टिश्यू पढ़ने पड़ते हैं हमें, मैरिस्टोमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। बट यहां पर एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, 4 टाइप के टिश्यूज होंगे एनिमल्स में: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, अब देखिए, हम जो आज पढ़ेंगे ना वो पूरा ही एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे, कल कनेक्टिव टिश्यू करेंगे हम, फिर उसके बाद मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू तो छोटा छोटा है, तो एक लेक्चर में दोनों को ही कर लेंगे इन्हें कवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू है, पहले हम देख लेते हैं कि इन टिश्यूज की ऑरिजिन कैसे हुई। जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी ऑरिजिन किससे हुई? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों ही जर्म लेयर से डराइव होता है एपिथेलियल टिश्यू। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कनेक्टिव टिश्यू की ऑरिजिन किससे हुई? तो कनेक्टिव टिश्यू की ऑरिजिन हुई ओनली मेसोडर्म से। जर्म लेयर्स के बारे में तो आपको पता होगा, जर्म लेयर्स क्या हैं? देखिए, जैसे यह स्पर्म
और ओवम। फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म जब आपस में मिलता है तो क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में बार बार माइटोसिस हो के डिवीजन करेगा जाइगोट। एक सेल से 2 सेल बना लेगा, 2 सेल से 4 सेल बना लेगा, 4 सेल से 8 सेल बना लेगा। ऐसे ही कई टाइप से सेल को डिवाइड करते रहेगा, रैपिडली डिवाइड करते बहुत जल्दी जाइगोट जो है डिवीजन बहुत जल्दी करता है, क्योंकि इसे पूरी ही बॉडी तैयार करनी होती है ना। तो हम सबसे पहले क्या थे? हम सबसे पहले जाइगोट थे। जाइगोट में बहुत ज्यादा डिवीजन हुए, डिवीजन हो के 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16, 16 से 32, ऐसे कई सारी सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स बन के क्या तैयार हो गया? पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरी बॉडी तैयार हो जाती है ना। तो यहाँ पे एक स्टेज आती है बीच में जिसे गैस्ट्रुला स्टेज कहते हैं। जब ये सेल्स बनती हैं तो अब क्या होता है? एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मैं पढ़ाऊंगी, गैस्ट्रुला स्टेज आती है। गैस्ट्रुला स्टेज में तीनों ही जर्म लेयर्स बन जाती हैं। मतलब जब बेबी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बेबी डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तब इसमें क्या होता है? तीनों जर्म लेयर्स बन जाती हैं। जैसे सबसे आउटर लेयर एक्टोडर्म, उससे मिडिल की लेयर मीजोडर्म, उससे अंदर की लेयर एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों ही लेयर क्या हैं? जर्म लेयर्स हैं। और इन्हीं जर्म लेयर से सारे ही ऑर्गन्स बनते हैं हमारे। ठीक है, इन्हीं तीनों जर्म लेयर से आगे सारे ही ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको पता चल गया जर्म लेयर क्या होती है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अब कहें कि कौन सा टिश्यू कौन सी जर्म लेयर से डराइव है, तो एपिथेलियल टिश्यू की ऑरिजिन हुई तीनों टाइप की जर्म लेयर से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और अगर हम कहें कनेक्टिव टिश्यू की ऑरिजिन किससे हुई, तो ओनली मीजोडर्म। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की ऑरिजिन किससे हुई? मीजोडर्म से। मस्कुलर टिश्यू की ऑरिजिन मीजोडर्म से। नर्वस टिश्यू की ऑरिजिन किससे हुई? तो एक्टोडर्म। ठीक है, ऑरिजिन के बेसिस पर आपको लर्न रखना है सारे ही पॉइंट्स। एपिथेलियल टिश्यू तीनों ही जर्म लेयर से डेराइव होता है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, आगे देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एपिथेलियल टिश्यू। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू डेराइव फ्रॉम ऑल द जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों ही जर्म लेयर से डेराइव होता है, तीनों ही जर्म लेयर से इसकी ऑरिजिन होती है। अब देखिए, ये एपिथेलियल टिश्यू अगर ऑरिजिन इसकी हो रही है एक्टोडर्म से, किससे ऑरिजिन हो रही है? एक्टोडर्म से, सबसे आउटरमोस्ट लेयर वाली जर्म लेयर से, एक्टोडर्म से ऑरिजिन अगर हो रही है तो एपिथेलियल टिश्यू को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और अगर एपिथेलियल टिश्यू की ऑरिजिन मीजोडर्म से हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? मीजोथीलियम कहेंगे। अगर एंडोडर्म से हो रही है ऑरिजिन तो इसे क्या कहेंगे? एंडोथीलियम कहेंगे। देखिए, ये लाइंस जो हैं ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये लाइंस समझ लेंगे ना आप, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको आसानी होगी, है ना। तो इसलिए आपको अच्छे से समझनी है। एपिडर्मिस कौन बनाता है? अगर एपिथेलियल टिश्यू किससे डराइव हो रहा है? एक्टोडर्म से। तो ये एपिडर्मिस क्या बनाएगी? आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की जो पूरी आउटर कवरिंग है, पूरी स्किन है, स्किन एपिडर्मिस है, वो किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से। इस एपिथेलियल टिश्यू, कौन से एपिथेलियल टिश्यू से? जो कि एक्टोडर्म से डराइव हुआ है। समझ में आई बात? क्लियर है? आगे देखिए, अब मैं बात करूं कि ऑरिजिन अगर मीजोडर्म से होगी तो उसे मीजोथीलियम कहेंगे। अब ये मीजोथीलियम कहां कहां पाया जाता है आप कहेंगे? मीजोथीलियम जो होता है वो क्या करता है? फॉर्म द लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी की लाइनिंग बनाता है, जैसे पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, इन सब की लाइनिंग बनाता है मीजोथीलियम। अब आप कहेंगे पेरिटोनियल कैविटी क्या है? तो देखिए, जब हम स्टमक बनाते हैं, मान लीजिए मैंने स्टमक बना दिया है रफली, तो स्टमक के बाहर के साइड जो लेयर है
उसे पेरिटोनियम लेयर कहते हैं। स्टमक को जो कवर करेगी लाइनिंग उसे पेरिटोनियम कहेंगे। अब पेरिटोनियम और स्टमक के बीच में ये जो खाली खाली कैविटी बची है इसे ही कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। इस पेरिटोनियल कैविटी को लाइन कर रहा होता है मेसोथीलियम। ठीक है, तो बॉडी में जहां जहां हमारे विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा लंग, जहां भी लंग प्रेजेंट होगा ना, जहां भी लंग प्रेजेंट होगा वहां पे भी क्या होगा, बाहर की एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, कैविटी। तो लंग को हम क्या कहते हैं, प्लूरा भी कहते हैं लंग की मेम्ब्रेन को। तो यहां पे जो कैविटी प्रेजेंट होती है लंग में जो कैविटी प्रेजेंट होगी उसे क्या कहेंगे, प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी को भी कौन करेगा, लाइनिंग मेसोथीलियम करेगा। अब आ जाती है बात एंडोडर्म से अगर डराइव है। अगर एंडोडर्म से डराइव है एपिथेलियल टिश्यू तो उसे एंडोथीलियम कहेंगे। हम बहुत बार ये वर्ड सुनते हैं कि ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, तो हम समझ नहीं पाते ना कि एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स क्या है। अब देखिए जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग करता है वो क्या है, वो एक एपिथेलियल टिश्यू है। और एपिथेलियल टिश्यू ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जो कि एंडोडर्म से डराइव हुआ है, इसलिए इसे एंडोथीलियम कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है उसे एंडोथीलियम कहते हैं और वो किससे डराइव है, एंडोडर्म से डराइव है और क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। समझ में आई बात। ब्लड वेसल की लाइनिंग या वाइटल ऑर्गन्स जैसे स्टमक और ये सब लंग्स वगैरह, इन सब की भी लाइनिंग एंडोथीलियम करता है। तो अब देखिए इसके बेसिस पे जो अभी हमने देखा, पूरी स्लाइड ये देखी, उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी कहते हैं, है ना, एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी कहेंगे। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या क्या काम कर रहा है हमारी बॉडी में, एक तो हमारी बॉडी की कवरिंग बना रहा है, स्किन एपिडर्मिस है एपिथेलियल टिश्यू, तो हमारी बॉडी की कवरिंग बना रहा है ना। और अंदर के जो ऑर्गन्स है उनकी लाइनिंग भी तैयार कर रहा है, अंदर के ऑर्गन्स को भी कवर कर रहा है, हमारी बॉडी को भी कवर कर रहा है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या करता है, कवरिंग ऑफ बॉडी का भी काम करता है और लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, कुल मिला के ये पूरा ही कवरिंग का काम कर रहा है ना। अब एक पॉइंट और बताऊंगी मैं कि एपिथेलियल टिश्यू का एक काम और होता है कि जितनी भी ग्लैंड्स आप देखेंगे ना, चाहे वो कोई सी भी ग्लैंड्स हो, ग्लैंड्स वो सब एपिथेलियल टिश्यू से ही बनती हैं। आगे देखिए, ये स्लाइड क्लियर है ना, आगे देखिए। अब देखिए यहां पे हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, तो यहां पे ओनली टिश्यू विच रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, केवल यही एक टिश्यू है चारों टाइप के टिश्यूज में से, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस, मस्कुलर, जो अभी मैंने चारों टिश्यूज बताए उनमें से केवल एक एपिथेलियल टिश्यू है जो कि रेस्ट कर रहा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, अब इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करने का रीजन क्या है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, एवैस्कुलर होते हैं। एवैस्कुलर है मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती, ब्लड वेसल्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे। तो आप कहेंगे कि ये नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा फिर इन्हें जो नरिशमेंट मिलता है, मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, ये बनाया मैंने, ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज हैं। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू मैंने कहा कि ये एवैस्कुलर है, यानी कि ब्लड वेसल्स की सप्लाई तो इसमें है नहीं, डायरेक्टली इसमें नहीं है ब्लड वेसल्स की सप्लाई। और ये कहाँ पे रेस्ट कर रहे होते हैं, ये रेस्ट कर रहे होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एसेलुलर है, इसमें कोई सेल नहीं है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा है, एसेलुलर है। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन
के ऊपर रेस्ट कर रहा है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे भी तो कुछ होगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या पढ़ते हैं? ब्लड को पढ़ते हैं, बोन को पढ़ते हैं, कई सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो डायरेक्टली ब्लड भी अंदर होता है ना। हमारी स्किन के नीचे क्या होगा? पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसके नीचे ब्लड वगैरह होगा, मसल्स वगैरह होंगी। तो ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू पर, कनेक्टिव टिश्यू से क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिशन डराइव कर रहे हैं। डायरेक्टली जो न्यूट्रिशन डराइव करता है ये टिश्यू, वो किससे करता है? कनेक्टिव टिश्यू से। समझ में आई बात? तो अगर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूछा जाए तो क्या क्या बताएंगे आप? ये ओनली टिश्यू विच रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, एवेस्कुलर, नो ब्लड वेसल्स। और इसमें देखिए जो मैंने ये सेल्स बनाई हैं इसके ऊपर, ये सेल्स जो हैं वो कैसी हैं? कई सारी सेल्स बनाई है ना, तभी तो टिश्यू बन रहा है। अब ये सेल्स कैसी हैं? टाइटली पैक्ड दिखाई दे रही हैं आपको। टाइटली पैक्ड सेल्स होती हैं और इसमें बहुत ही थोड़ा सा इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, बहुत ही कम, ना के बराबर, है ना। तो ये टाइटली पैक्ड सेल्स हैं। ठीक है। अब एक लाइन ये लिखी है, हैव फ्री सरफेस। एपिथेलियल टिश्यू के पास हमेशा फ्री सरफेस होता है। फ्री सरफेस कैसे? देखिए मैं बताती हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पर्सन है, अब स्किन एपिडर्मिस बनाता है एपिथेलियल टिश्यू, स्किन की एपिडर्मिस बना ली। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे हमारी स्किन क्या है? एक एपिथेलियम है, एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है? डायरेक्टली ये फ्री सरफेस के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ना, बाहरी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। और अगर मैं बात करूं इंटरनल ऑर्गन, जैसे स्टमक की बात करूं या लंग्स की बात करूं, स्टमक या लंग्स की बात करूं, तो यहां पर जो एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग बनाता है, मान लीजिए यहां लाइनिंग बनाई इसने, तो बाहर के साइड भी तो क्या होगा? ब्लड्स वगैरह होंगे, तो ब्लड के कांटेक्ट में होगा। मतलब यहां ये जो जहां पे कांटेक्ट होता है इसका, वो फ्री सरफेस होती है उस जगह। तो ये क्या है? फ्री सरफेस एरिया में भी प्रेजेंट होता है। समझ में आया? आगे देखिए। अब मैं बात करूं एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप से हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू के दो काम हैं, टू फंक्शंस के बेसिस पर इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियम क्या कर रहा है? ये कवरिंग कर रहा है, बॉडी की कवरिंग बना रहा है, और इंटरनल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स की लाइनिंग बना रहा है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बना रहा है। तो एपिथेलियल टिश्यू को कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या, यही दो काम करता है, ग्लैंड्स भी बनाता है। ग्लैंड्स जो सारी ही ग्लैंड्स हैं, ऑल ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू, और किसी टिश्यू से डराइव नहीं होंगी ग्लैंड्स। किससे डराइव होंगी, किससे बनेंगी? एपिथेलियल टिश्यू से। अच्छा, ग्लैंड्स बनती कैसे हैं? देखिए, जो जैसे कि यहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या हुई? ये सेल्स प्रेजेंट हैं, कई सारी सेल्स प्रेजेंट हैं। मान लीजिए कि कोई एक सेल अंदर की साइड इनवेजिनेटेड हो गई, कोई एक सेल, यहां पे कई सारी सेल्स हैं, एक सेल इनमें से अंदर की साइड इनवेजिनेटेड हो गई। अब ये अंदर की साइड जो इनवेजिनेट हुई है सेल, यही ग्लैंड बना लेती है। तो यहाँ पे एक सेल इनवेजिनेट हुई है ना, अंदर की साइड इनवर्ट हुई है, तो इस एक सेल को क्या कहेंगे? एक सेल वाली जो ग्लैंड है दैट इज गॉबलेट सेल। इसे गॉबलेट ग्लैंड या गॉबलेट सेल भी कहते हैं। ठीक है। और अगर मल्टी सेलुलर ग्लैंड में पूछेंगे तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड में कई सारी सेल्स इनवेजिनेट हो जाती हैं नीचे की साइड। कई सारी सेल्स क्या करेंगी? नीचे की साइड इन्वर्टेड हो जाएंगी और क्या बना लेंगी? ग्लैंड बना लेंगी। समझ में आया आपको? आगे देखिए, ये चीज तो समझा ही दी है मैंने। कवरिंग ऑफ बॉडी, बॉडी की कवरिंग बनाएगा, और लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन की लाइनिंग बनाएगा। Glandular epithelium formed due to invagination of epithelial tissue. एपिथेलियल टिश्यू के इन्वेजिनेशन होने से क्या बनती हैं? ग्लैंड्स बनती हैं। अब हम देख लें ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं। देखिए, ग्लैंड्स तीन टाइप की होती हैं।
एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड को मेसोक्राइन ग्लैंड भी कहेंगे। देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वहां पे डक्ट प्रेजेंट होगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वहां पे डक्ट प्रेजेंट होगी और इनका जो सीक्रेशन होगा, ये ग्लैंड जो सीक्रेट करेंगी अपना प्रोडक्ट जो बनाया होगा इन्होंने, उसका जो सीक्रेशन करेंगी वो डायरेक्ट क्या होगा, पोर्ड इन डक्ट। डक्ट में पोर होगा पहले, फिर डक्ट के द्वारा ये कहाँ जाएगा, टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा। जिस भी ऑर्गन को इनके उसकी जरूरत होगी प्रोडक्ट की, वो कहाँ जाएगा, डक्ट के द्वारा जाएगा। तो ऐसी ग्लैंड को क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी ग्लैंड पढ़ी हैं जिसके अंदर डक्ट है, जैसे स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा की ग्रंथि, मैमरी ग्लैंड, मिल्क की ग्रंथि। तो कई सारी इसमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं। पहले क्या होंगी, ये ग्लैंड अपना प्रोडक्ट बना के डक्ट में पोर करेंगी और डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन के पास भेज दिया जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं बात करूं एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होती, डक्ट लेस ग्लैंड हैं ये। इनका सीक्रेशन क्या होता है, हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं, हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाएंगी, हॉर्मोन्स। तो हम जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स पढ़ेंगे, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, वो सब क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन बनाने का काम करेंगी, है ना। और भी अदर फंक्शन होंगे उसके, तो वो वहीं पर हम देखेंगे। आगे देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, अभी इनके पास डक्ट तो है नहीं, तो इनका जो सीक्रेशन होगा इनकी सेल्स का, ग्लैंड्स की, वो डायरेक्टली पोर होगा ब्लड में। ब्लड में ये डायरेक्टली पोर कर देंगे और फिर ब्लड से जहां भी जाना होगा डायरेक्टली ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन पे हॉर्मोन्स पहुंचेंगे। हॉर्मोन्स बहुत ही लिटिल अमाउंट में इनका सीक्रेशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। समझ में आया। आगे देखिए, अब हेटेरोक्राइन ग्लैंड की बात कर लें, तो हेटेरोक्राइन इसे इसलिए कहा क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा, एंडोक्राइन पार्ट भी होगा। मतलब ये हार्मोन का क्या करेंगे, सीक्रेशन भी करेंगे और इसमें एंजाइम्स भी बनते हैं, अदर फंक्शन भी हैं। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड में आपको लर्न रखना है, दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्लैंड जो है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसमें एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों पार्ट हैं। ओके, आगे देखिए। अब मैं बात करूं फिर से टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स देखने हैं हमें कि एपिथेलियल टिश्यू कितने कितने टाइप्स के हैं। तो सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम को स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम को स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं। अब मैं कहूं सिंपल एपिथेलियम की बात करूं, तो सिंपल एपिथेलियम क्या है, जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो सेल्स होंगी उनकी केवल एक लेयर प्रेजेंट हो, यूनिलेयर होते हैं, केवल एक लेयर प्रेजेंट होगी तभी वो सिंपल एपिथेलियम है। ठीक है, जैसे कि ये सिंपल एपिथेलियम है, एक ही लेयर प्रेजेंट है। बट अगर कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स में सेल अरेंज होंगी। सेल्स कैसे अरेंज होंगी, बहुत सारी लेयर में। जैसे यहाँ पे आपको 3 लेयर दिखाई दे रही हैं, लेयर्स में सेल्स अरेंज होंगी, तो उन्हें क्या कहेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, अब मैं बात करूं सिंपल एपिथेलियम, यानी कि एक लेयर वाली टिश्यू। अब ये आपको ये पता है कि ये लाइनिंग का काम करेंगे या कवरिंग का काम करेंगे, है ना। तो अब ये बताइएगा आप कि एक लेयर की जरूरत कहां होगी। इसका सिंपल एपिथेलियम का फंक्शन क्या होना चाहिए, सीक्रेशन, जहां पे भी सीक्रेशन का काम होगा, सीक्रेट करना है कुछ भी बाहर अंदर। डिफ्यूजन, कुछ भी डिफ्यूज करना है, डिफ्यूजन करना है। फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, 4 रोल हैं जहां पे सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, वहां पे 4 फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, सीक्रेशन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन। जहां जहां इन चारों की जरूरत होगी वहां वहां सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा।
ओके। और कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियम मतलब मल्टी लेयर, बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होंगी, यानी कि इसका रोल क्या है, प्रोटेक्शन में रोल है, रक्षा करेगा ये कंपाउंड एपिथेलियम। तो ये कहां कहां प्रेजेंट होना चाहिए, हमारी जो स्किन एपिडर्मिस, अभी मैंने बताया कि ये कवरिंग बनाते हैं लाइनिंग की, तो वो एपिथेलियम जो है वो सिंपल एपिथेलियम नहीं होगा, कंपाउंड एपिथेलियम होगा। अरे जब सिंपल एपिथेलियम हो, अगर यहाँ पे हमारी स्किन एपिडर्मिस में अगर मान लीजिए सिंपल एपिथेलियम हो गया, तब तो ये क्या होगा, डिफ्यूजन होना चालू हो जाएगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट आराम से हो जाएगा, फिल्ट्रेशन भी आराम से हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो हमारी स्किन एपिडर्मिस है वहां सिंपल एपिथेलियम ना होकर कंपाउंड एपिथेलियम हुई, ताकि ये बहुत सारी लेयर्स की हो और हमारी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जिससे कि कोई भी पैथोजन वगैरह हमारी स्किन, हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। ठीक है, इसलिए मल्टी लेयर कंपाउंड एपिथेलियम हमारी स्किन एपिडर्मिस बनाती है। अब मैं बात करूं और कहां प्रेजेंट होती है कंपाउंड एपिथेलियम, तो स्किन में प्रेजेंट है और बक्कल कैविटी। मान लीजिए आपने बहुत गरम गरम चाय पी ली, बहुत गरम गरम चाय पी ली या बहुत गरम गरम खाना खा लिया, तो प्रोटेक्शन के लिए बक्कल कैविटी में भी तो कुछ होना चाहिए, जिससे कि हमारी बक्कल कैविटी को या फेरिंग्स को डैमेज ना हो। तो वहां पे भी यही एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम, जो कि मल्टी लेयर्ड है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। समझ में आया? आगे देखिए। अब मैं आपको डिफ्यूजन दिखा देती हूं कि डिफ्यूजन कैसे होगा। जैसे कि देखिए, सिंपल एपिथेलियम का एग्जाम्पल बताती हूं। यहां पे जो लंग्स हैं हमारे, ट्रैकिया डिवाइड हुई ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई, फिर उसके बाद क्या हो गए, ये दो लंग्स हैं हमारे, है ना। अब इन लंग्स के अंदर, लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एल्वियोलाई। लंग्स के अंदर कई सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं और इन एल्वियोलाई को मैंने यहां बाहर दिखा दिया। ठीक है, ये बाहर है, एल्वियोलाई दिखा दिया गया है। ऐसे ही कई सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है, लंग्स के अंदर। अब इस एल्वियोलाई, एक एल्वियोलाई, जो एक एक एल्वियोलाई है, प्रत्येक एल्वियोलाई उससे ब्लड कैपिलरीज का क्या होगा, जो ये ब्लड कैपिलरीज होंगी उससे कांटेक्ट होगा। जब कांटेक्ट होगा, मान लीजिए हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हमारे ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स में ऑक्सीजन गई। अब ऑक्सीजन कहां गई, लंग्स की एल्वियोलाई में भर गई जा जाके, है ना। फिर उसके बाद अब हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता रहता है, तो उस सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर निकालना है और ऑक्सीजन को बॉडी को देना है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को। तो हमारी जो एल्वियोलाई होती है वो ब्लड कैपिलरी के कांटेक्ट में होती है। ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, जो ब्लड कैपिलरीज होंगी वहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये एल्वियोलाई में भेज देंगे कि भैया इसे बाहर कर दो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के, और ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई में भरी है उसे ब्लड कैपिलरीज ले लेंगी और ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी ऑर्गन को क्या कर देंगी, सप्लाई कर देंगी ऑक्सीजन को। लेकिन यहां पे देखिए, अब पॉइंट क्या है, इतना सब कुछ समझाने के पीछे पॉइंट ये है कि अब ये बताइए कि यहां पे एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। गैस का एक्सचेंज करने के लिए यहां पे जो लेयर होनी चाहिए, यहां पे जो लाइनिंग होनी चाहिए, वो कैसी लाइनिंग होनी चाहिए, सिंपल या कंपाउंड? ऑब्वियसली सिंपल होनी चाहिए, है ना। जब एक लेयर की लाइनिंग होगी तो आसानी से जल्दी जल्दी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो एपिथेलियम पाई जाती है वो कैसी होती है, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में भी आगे में पार्ट्स पढ़ाऊंगी, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमिनार। तो यहाँ पे जो लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है, ब्लड कैपिलरीज की जो लाइनिंग होती है वो भी, और एल्वियोलाई की जो लाइनिंग होती है वो भी, दोनों ही सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती हैं। ओके, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती हैं। समझ में आया? आगे देखिए।
अब हमने एक बात कर ली सिंपल एपिथेलियम की, दूसरी कंपाउंड एपिथेलियम की, बट एक और एपिथेलियम है जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ट्रांसिशनल एपिथेलियम। क्या? ट्रांसिशनल एपिथेलियम। इसे यूरोथेलियम भी कहते हैं। ये भी मल्टी लेयर है यानी कि कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा ट्रांसिशनल एपिथेलियम। अब इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जहां भी यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी एपिथेलियम होगी? किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, सभी जगह ट्रांसिशनल एपिथेलियम होगी। और ये कैसी होती है ट्रांसिशनल एपिथेलियम? हाईली स्ट्रेचेबल होती है। जो यूरिन भरा होता है यूरिनरी ब्लैडर में, वो ये जो ट्रांसिशनल एपिथेलियम है बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है, तभी तो वहाँ पे यूरिन जो है वो रुक पाता है। ओके, अब देखिए एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ट्रांसिशनल एपिथेलियम जो है वो सारी ही एपिथेलियम क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रही होती है, बट केवल एक एपिथेलियम जो कि ट्रांसिशनल एपिथेलियम है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट नहीं करती। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट नहीं करती तो डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है कनेक्टिव टिश्यू के। डायरेक्टली कांटेक्ट में होगी किसके? कनेक्टिव टिश्यू के। ओके, आगे देखिए। अब देखिए हम पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम। हमने क्या देखा? एपिथेलियम दो टाइप के देखे, एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम के बारे में। कैसी है? एक ही लेयर की है, यूनिलेयर है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे देखिए, जो सिंपल एपिथेलियम है वो भी 3 टाइप की होती है। यहां से क्वेश्चन आता है, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सिंपल एपिथेलियम 3 टाइप की है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम। अब देखिए सबके आगे सिंपल एपिथेलियम है तो ये जरूरी है कि ये कैसी होगी? एक ही लेयर की बनी होगी, मल्टी लेयर तो होगी नहीं, एक ही लेयर की बनी होगी। अब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम तीनों ही कैसी हैं? एक एक लेयर की हैं, एक ही लेयर की हैं, है ना। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है वो बिल्कुल चपटी हुई होती है, बिल्कुल टाइल की तरह, फ्लैट। ठीक है, जो और ये बिल्कुल टाइल की तरह फ्लैट एपिथेलियम होती है, इसीलिए इस एपिथेलियम को, किसे? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। इस नाम से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को क्या कहते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइल लाइक बिल्कुल चपटी हुई होती हैं। अब टाइल लाइक बिल्कुल क्लोजली फिट सेल्स होती हैं, इसमें जो सेल्स होती हैं ना वो बहुत ही क्लोजली फिट होती हैं, इसलिए इसे टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। तो दोनों ही नाम किसके हैं? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के हैं, पेवमेंट एपिथेलियम या टेसिलेटेड एपिथेलियम, दोनों ही सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। अब इसकी जो बाउंड्री होती है ना वो इर्रेगुलर होती है। न्यूक्लियस कैसा है? सेंट्रली लोकेटेड है। न्यूक्लियस कैसा होगा? सेंटर में लोकेटेड होगा। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मतलब बहुत ही पतली, कहां कहां होनी चाहिए? सोचिए, खुद सोचिए, वहां वहां होनी चाहिए। ये जो एपिथेलियम है वहां वहां होनी चाहिए जहां पे डिफ्यूजन होना है, जहां पे फिल्ट्रेशन होना है। ओके, जहां पे डिफ्यूजन होना है और जहां पर फिल्ट्रेशन होना है। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन जहां जहां होगा वहां वहां सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगी। देख लेते हैं एग्जाम्पल कहां कहां है। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, अभी मैंने जो आपको समझाया था डायग्राम में वही है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। बाउमैन कैप्सूल, ये जो आप देख रहे हैं हमारी किडनी में कई सारे नेफ्रॉन होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? एल्वियोलाई। कई सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे लंग्स में। ऐसे ही हमारी किडनी के अंदर किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन। तो कई सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे कहां? हमारी किडनी में। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो ये है, देखिए
नेफ्रॉन के अंदर ये बनाता है आगे एक बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल में भी क्या प्रेजेंट होगा, यही सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्योंकि यहां पे क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होगा, छनेगा, फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, फिल्ट्रेशन होगा तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ब्लड वेसल लाइनिंग, लिम्फ वेसल लाइनिंग, कैपिलरी लाइनिंग, हार्ट मेम्ब्रेन, सभी जगह क्या प्रेजेंट होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, आगे देखिए, सिंपल स्क्वामस समझ में आ गया। आगे देखिए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल है मतलब एक लेयर की बनी हुई सेल्स होंगी, यहां पे एक लेयर में ही सेल्स होंगी, और यहां पर क्यूबॉइडल टर्म लग गया तो इसमें जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, क्यूब लाइक होंगी। कैसी सेल्स होंगी, क्यूब लाइक सेल्स होंगी। ठीक है, देखिए जैसे कि यहां बनाई गई है, क्यूब लाइक सेल्स होंगी। अब यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है, यहां भी न्यूक्लियस कैसा होगा, सेंट्रल न्यूक्लियस होगा। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में देखा था, वहां भी सेंट्रल न्यूक्लियस और यहां भी सेंट्रल न्यूक्लियस होगा। अब देखिए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो मेन फंक्शन है वो सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मेन फंक्शन क्या है इसका, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जहां पे भी सीक्रेशन की जरूरत होगी, जहां पे भी एब्जॉर्प्शन करने की जरूरत होगी, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आगे देखिए, दिस एपिथेलियम इज फाउंड इन, कहां कहां प्रेजेंट होती है, देखिए डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी मैंने बताया एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होंगी, डक्टेड ग्लैंड होंगी, डक्ट प्रेजेंट होगी, तो उनकी डक्ट में जैसे कि पैनक्रियास, स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और इनकी डक्ट में क्या प्रेजेंट होगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अभी एक पॉइंट और है जो यहां पे आपको कंफ्यूज करेगा, देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड की डक्ट में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो होता ही है, साथ में जो मैंने कंपाउंड एपिथेलियम लिखवाया है ना, मल्टीलेयर्ड कंपाउंड एपिथेलियम भी प्रेजेंट होता है। आगे समझाऊंगी इस चीज को मैं। ठीक है, अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की डक्ट की बात करें तो इनकी डक्ट में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी प्रेजेंट होगा और कंपाउंड एपिथेलियम भी प्रेजेंट होगा। जो छोटी छोटी डक्ट होंगी उन पे तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, और जो बड़ी डक्ट होंगी उस पे कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सम क्यूबॉइडल सेल्स हैव माइक्रोविलाई। कुछ क्यूबॉइडल सेल्स क्या होती हैं, जैसे कुछ क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं, क्यूब लाइक सेल्स क्या बना लेंगी, माइक्रोविलाई। ऐसे ऐसे क्या बना लेंगी, माइक्रोविलाई। और इसी को क्या कहेंगे, इस टाइप की सेल्स को ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। जैसे ब्रश की तरह संरचना हो जाती है इनकी, इनका स्ट्रक्चर ब्रश की तरह दिखाई देने लगता है, तो ये क्या है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। अब आपको ध्यान रखना है कि ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम जो कि एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, कहां प्रेजेंट होता है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की पीसीटी में, किडनी में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है उसकी पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। आगे देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। यहां पे क्या है, बाउमेन कैप्सूल। अभी मैंने बाउमेन कैप्सूल में बताया क्या था, बाउमेन कैप्सूल में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम थी क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन होना है ब्लड का, बट यहां से स्टार्ट हो गया पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, और नीचे के साइड ये जो इतना लंबा सा है ये क्या है, लूप ऑफ हैनले, और बाद में ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये क्या है, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास, बाउमेन कैप्सूल के पास है ये, तो इसलिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल का मतलब होता है दूर, ये बाउमेन कैप्सूल से दूर है तो इसे क्या कहेंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब मैं बताऊं कि मेन बात क्या है यहां पे। ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहां प्रेजेंट है, पीसीटी में। यहां पर कैसे प्रेजेंट होंगे, क्यूबॉइडल होंगे और ऐसे ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, माइक्रोविलाई बना रहे होंगे, तो ये इस एपिथेलियम को क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम।
कहां प्रेजेंट होगा? पीसीटी में। क्यों? इसे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम बनाने की क्या जरूरत हुई? क्योंकि यहां पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। नेफ्रॉन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, लगभग 80% एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। तो यहां पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ये बॉर्डर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो। आगे देखिए, सिंपल स्क्वामस समझ में आ गया आपको, सिंपल क्यूबॉइडल समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। आगे देखिए सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम। अब सिंपल है यानी कि एक लेयर वाली सेल्स होंगी, एक ही लेयर में होगा ये, लेकिन इसकी जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी? लंबी लंबी कॉलम लाइक सेल होंगी। कैसी होंगी? लंबी लंबी कॉलम लाइक सेल होंगी। ठीक है, अब कॉलम लाइक सेल होंगी, इसका न्यूक्लियस कहां होगा? न्यूक्लियस इसका सेंट्रल में नहीं होगा, इन दोनों का न्यूक्लियस तो सेंटर में था, इसका भी, लेकिन इसका सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम का न्यूक्लियस कहां होगा? बेस पे होगा, बेसल न्यूक्लियस होगा। देखिए कैसा न्यूक्लियस है इसमें? बेसल न्यूक्लियस है। हेल्प इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यहां पे भी सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन होता है, इन दोनों में सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन होता है, बट यहां पे ज्यादा अमाउंट में सीक्रेशन होता है, वहां ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर मैं कहूं सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम कहां कहां प्रेजेंट होती है, तो लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जो स्टमक की, ये मैंने स्टमक बनाया है, ये इंटेस्टाइन है, तो जो स्टमक की लाइनिंग बनाता है ना, स्टमक की लाइनिंग जो बना रहा है वो कॉलुमिनार एपिथेलियम होती है, लंबी लंबी कॉलम लाइक सेल्स होती हैं स्टमक में। यहाँ पे कॉलुमिनार सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, आगे बताऊंगी, चलिए। यहाँ पे देखिए स्टमक में गॉबलेट सेल भी तो होती हैं, गॉबलेट सेल भी होती हैं। गॉबलेट सेल का काम क्या होता है? म्यूकस का सिक्रेशन करना, म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं ये। ठीक है, और यहां पर स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, HCl भी बनता है ना। तो जो HCl के द्वारा इस लेयर को, स्टमक की लाइनिंग को डैमेज ना हो सके, इसलिए यहां पे कॉलुमिनार एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। समझ में आया? इंटेस्टाइन में भी क्या प्रेजेंट है? कॉलुमिनार एपिथेलियम है, लंबी लंबी सेल्स। आगे देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सम कॉलुमिनार एपिथेलियम कंटेन्स सीलिया नॉन एज सीलिएटेड एपिथेलियम। कुछ कॉलुमिनार एपिथेलियम क्या होती हैं? सीलिया को कंटेन कर लेती हैं, सीलिया। तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम भी बनाती हैं, जैसे कि ट्रैकिया के ब्रोंकियल्स, ट्रैकिया और ब्रोंकियल्स में, यूटरस में जो फैलोपियन ट्यूब है वहां पर भी क्या होगा? सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। आगे समझाऊंगी इस चीज को मैं। देखिए, अब देख लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनार एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम तो खुद में ही बहुत पतली एपिथेलियम है, तो इसलिए उसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, बट यहां पर क्यूबॉइडल और कॉलुमिनार एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है। तो अगर हम कहें इसका मॉडिफिकेशन क्या होगा, तो सीलिएटेड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंड जो बना रही होंगी वो, और सीलिएटेड एपिथेलियम जो बना रही होंगी वो। देखिए ये है कॉलुमिनार एपिथेलियम, इसके ऊपर ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? सीलिया। ठीक है, कॉलुमिनार एपिथेलियम के ऊपर सीलिया। अब इन सीलिया का काम क्या है? इन सीलिया का काम है वन वे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ब्रोंकियल एंड फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियल एंड फैलोपियन ट्यूब। यहां पे देखिए, जैसे मैं, ये पर्सन है, अब इसके देखिए यहां पे ट्रैकिया, आगे चल के ट्रैकिया ब्रोंकियल में खुलेगा, तो ट्रैकिया और ब्रोंकियल में क्या प्रेजेंट होता है? यही कॉलुमिनार सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, कॉलुमिनार सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। अब देखिए ये सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करती है? म्यूकस अगर बना, गॉबलेट सेल क्या बनाती है? यहाँ पे म्यूकस बनाती हैं। गॉबलेट सेल म्यूकस बनाती हैं, जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे माउथ से होकर एंटर करता है जाके ट्रैकिया में, ब्रोंकियल्स में, तब म्यूकस में वो
पैथोजन फंस जाएगा, वायरस बैक्टीरिया क्या होगा, उसमें म्यूकस में फंस जाएगा। अब उस म्यूकस को बाहर भी तो निकालना है, वो म्यूकस अंदर ना जा पाए। अगर वो अंदर चला गया लंग्स में तो दिक्कत है। तो वो बाहर की तरफ ढकेलने के लिए क्या होगा, उसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे जो कि म्यूकस को बाहर की तरफ ढकेलेंगे। और जैसे ही हम छींकते हैं या हमें खांसी आ जाती है, वो म्यूकस बाहर आ जाता है। नॉजिंग या कफिंग के द्वारा जो म्यूकस बाहर आता है वो यही सीलियरी एपिथेलियम बाहर निकालता है। वन वे मूवमेंट होता है सीलिया का बाहर की तरफ, ठीक है, जो कि क्या है, कॉलम लाइक सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। अब मैं बात कर लूं फैलोपियन ट्यूब की, तो दिस इज यूटेरस। यूटेरस में क्या होगा, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए स्पर्म जो है, अगर फीमेल के वेजाइना में स्पर्म आया तो स्पर्म के पास क्या है, स्पर्म के पास तो फ्लैजुला है, वो तो मोटाइल है, आराम से चढ़ जाएगा। बट एग तो नॉन मोटाइल है, एग नॉन मोटाइल है, तो एग को भी फर्टिलाइजेशन जहां होना है वहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग को भी तो जाना है ना वहां पे। तो इसलिए फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये देखिए, ये है हमारी ओवरी जहां से एग बनेगा और एग यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा। तो इस फैलोपियन ट्यूब में एग को आगे बढ़ाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ओवम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ भी सीलिएटेड एपिथेलियम होगी। क्या होगी, सीलिएटेड एपिथेलियम होगी, जो कि कॉलमिनार होगी। अब ये सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करेगी, इसका एग को वन वे मूवमेंट में आगे की तरफ बढ़ाएगी, जिससे कि फर्टिलाइजेशन साइट पे एग पहुंच जाए, स्पर्म नीचे से आ जाए और दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाए, जाइगोट बन जाए। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सीलिएटेड एपिथेलियम कहां प्रेजेंट है, तो ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है, आगे देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो सीक्रेट्स वेरियस सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। ग्लैंड्स है ना, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है, कोई ग्लैंड क्या है, एंजाइम का सीक्रेशन करेगी, कोई हार्मोन, कोई सलाइवा, कोई मिल्क। एंडोक्राइन ग्लैंड केवल हार्मोन का सीक्रेशन करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो एंजाइम्स, मिल्क, सलाइवा सबका सीक्रेशन कर सकती है, क्योंकि उसके पास डक्ट होती है ना। आगे देखिए ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स दो टाइप की हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ग्लैंड में अभी हमने केवल एक एग्जांपल पढ़ा है, दैट इज गॉबलेट सेल। क्या है, गॉबलेट सेल। आगे देखिए मल्टीसेलुलर में क्या है कि जितनी भी सारी अदर ग्लैंड्स हैं वो क्या हैं, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पैनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड और भी सारी ग्लैंड्स, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे एक सेल क्या हुई, अंदर के साइड इनवेजिनेटेड हो गई, एक सेल दिखा रहे हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड, गॉबलेट सेल, ठीक। और अगर बहुत सारी सेल्स अंदर की तरफ इनवेजिनेटेड हो गई, मान लीजिए ये बड़ी सी ग्लैंड बन गई, अंदर की साइड ग्लैंड बनी है ना, ये यहाँ पे पहले ऐसे सेल होंगी, अब कई सारी सेल्स अंदर की साइड इनवेजिनेटेड हो गई, तो ये क्या बना लिया, मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना लिया इन्होंने। ओके, आगे देखिए सिंपल एपिथेलियम समझ में आ गया आपको, पूरा सिंपल एपिथेलियम हमारा पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियम कैसी होगी, मल्टी लेयर, कई सारी लेयर में सेल्स प्रेजेंट होंगे। देखिए कई सारी लेयर्स प्रेजेंट होंगी। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का है। कहां कहां प्रेजेंट होंगी, स्किन पे प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि स्किन को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है ना, बाहर से पैथोजन अंदर ना जा पाए, बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो स्किन एपिडर्मिस जो हमारी आउटर स्किन एपिडर्मिस होती है, वहां पे भी कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट है। लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड, अभी मैंने बताया था वहां पे क्यूबॉइडल वाले में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी प्रेजेंट होता है ग्लैंड की डक्ट में, और कंपाउंड एपिथेलियम भी प्रेजेंट होता है ग्लैंड की डक्ट में। हमें ये याद रखना है, अगर स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड आ गया तो सिंपल क्यूबॉइडल, लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड आ गया तो क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में भी होनी चाहिए कंपाउंड एपिथेलियम, फेरिंग्स में भी होने चाहिए, आपको बता दिया क्यों होनी चाहिए, है ना। अब देखिए यहां पे आ जाइए, जैसे कि मैंने ये पैनक्रियाज बनाया है,
इंटेस्टाइन से लगा हुआ है क्या, पैनक्रियाज ग्लैंड। इसकी स्मॉल डक्ट जो होंगी, ये छोटी छोटी जो डक्ट आपको दिखाई दे रही हैं, जो बड़ी डक्ट दिखाई दे रही है, बड़ी डक्ट में क्या प्रेजेंट होगा, कंपाउंड एपिथेलियम, और जो छोटी छोटी डक्ट होंगी इसमें क्या प्रेजेंट होगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आगे देखिए, जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं। अब कंपाउंड एपिथेलियम भी दो टाइप का होता है, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम या एंड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। केराटिन डिपोजिशन होता है अपर मोस्ट लेयर पे, तब वो केराटिनाइज्ड होगी। केराटिनाइज्ड कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, स्किन पे। कहाँ प्रेजेंट होगी, केराटिनाइज्ड, जो केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम होगी वहां, वो कहाँ होगी, हमारी स्किन एपिडर्मिस बना रही होगी। और अगर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है तो वो कहाँ होगी, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, वेजाइना, यहां सब होगी। ओके, अब हम आ जाते हैं सेल सेल जंक्शन पे, सेल और सेल के बीच में जंक्शन। ये जंक्शन तीन टाइप का होता है, टाइट जंक्शन, एधरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन, एधरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन पहले हम पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी चीज को टाइटली बंद कर दें, जैसे कि पानी की बोतल है, उसके ढक्कन को हमने टाइटली बंद कर दिया, तो क्या वहां से पानी की लीकेज होगी, चाहे हम उसे पलट लें या ऐसे कर लें वैसे कर लें, पानी की लीकेज नहीं होगी ना। तो इसलिए टाइट जंक्शन जो है वहां पे स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, जो लीकेज होती है उसे क्या कर देता है, ये सब्सटेंसेस के लीकेज को रोक देता है, टाइट जंक्शन। ठीक है, आगे देखिए, एधरिंग जंक्शन की बात करें तो ये एधेशन का मतलब क्या होता है, एधेशन का मतलब होता है एक दूसरे से चिपकना। तो यहाँ पे जो सीमेंटिंग सेल्स टुगेदर, सेल्स को क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स सीमेंटिंग हो जाएंगी। सीमेंट भी तो जोड़ने का काम करता है ना, सीमेंट भी जोड़ने का काम करता है, और एधरिंग जंक्शन जो होगा वो भी सेल्स को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, सीमेंटिंग का काम करेगा। आगे देखिए, गैप जंक्शन की बात करते हैं। तो गैप जंक्शन को समझने से पहले आपने सेल में पढ़ा होगा, जब मैंने पढ़ाया है प्लांट सेल। प्लांट सेल और प्लांट सेल के बीच में साइटोप्लाज्म, क्या एक का साइटोप्लाज्म दूसरे के साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्मेटा। बीच में क्या जंक्शन होता है, प्लांट सेल और प्लांट सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा, जिससे कि इनके साइटोप्लाज्म आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। साइटोप्लाज्म से मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता रहता है। प्लाज्मोडेस्मेटा फीचर किसका है, प्लांट का। अब एनिमल सेल्स में भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि एनिमल सेल और एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म, अगर एक साइटोप्लाज्म दूसरे साइटोप्लाज्म में कुछ भेजना चाहता है, कहीं से कुछ ट्रांसफर होना है, तो उसके लिए प्रेजेंट होता है गैप जंक्शन। ये है एनिमल सेल, ये दूसरी एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या भरा है, साइटोप्लाज्म। अब इनके बीच में एक का साइटोप्लाज्म दूसरे साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसे ही गैप जंक्शन कहते हैं, जिससे कि मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट हो सके आयन एंड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अब ये क्या करेगा, गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। क्या करेगा, सेल्स एक दूसरे से सेल्स क्या करेंगी, कम्युनिकेट करेंगे, कैसे, कनेक्ट करके साइटोप्लाज्म को। तो सारे ही पॉइंट्स अगर आएंगे तो वो किस में डालने हैं, गैप जंक्शन में। समझ में आया, आगे देखिए। चलिए, आज का एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हुआ। अब हम कर लेते हैं कुछ PYQ लगाते हैं इससे रिलेटेड, आप बताइएगा आंसर। ठीक है, देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई फाउंड इन, ऑप्शन देखते हैं, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, यूस्टेशियन ट्यूब। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करा करिए। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो कैसा बना लेती है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, माइक्रोविलाई बना लेती है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ देखा था हमने, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ciliated epithelial cell are required to move particles or mucus in a specific direction in human. These cells are mainly present in, कैसी होंगी, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल होंगी और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या कर रही होंगी, पार्टिकल्स का मूवमेंट कर रही होंगी। ऑप्शन देख लेते हैं, ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, बाइल डक्ट एंड ब्रोंकियल्स, फैलोपियन ट्यूब एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, यूस्टेचियन ट्यूब या सैलिवरी डक्ट। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। आंसर इज ए, ब्रोंकियल एंड फैलोपियन ट्यूब। अभी हमने देखा, आगे देखिए। अब हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। स्क्वैमस एपिथेलियम, टाइल लाइक, फ्लैट, सीलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। लिस्ट 2 में क्या क्या ऑप्शन है, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। लगाइए जल्दी, आंसर बताइए। देखिए, स्क्वैमस एपिथेलियम जो बिल्कुल फ्लैट एपिथेलियम है, स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ बताया मैंने, कहाँ होगी, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की वॉल में होगी। तो ए का 3 होगा, तो ये दोनों तो कर दीजिए आप कट, ए का क्या है 3। अब देखिए, सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ बताया, फैलोपियन ट्यूब में, तो सीलिएटेड एपिथेलियम लगा लीजिए फैलोपियन ट्यूब में। बी का 4 होगा, बी का 4 कहाँ रहा है, आंसर डी, पता चल गया। लेकिन हम आगे भी देखेंगे। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ लगा दें हम, गॉबलेट सेल। और कंपाउंड एपिथेलियम, पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, फिर उससे रिलेटेड जितने भी PYQ आए हैं उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवाइज, मैक्सिमम रिवीजन करिए अपने नोट्स का। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।